डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताने वाले हैं जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट जरूर देखना है यदि आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न ये है कि प्रमुख परतदार चट्टानों का उल्लेख कीजिए या फिर प्रमुख परतदार जो चट्टानें होती हैं उनके बारे में लिखिए। तो चलिए जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ प्रमुख चट्टानें यहाँ पर निम्नवत है, जिसमें से पहली प्रमुख परतदार जो चट्टान है उसका नाम है चूना पत्थर। इसके बारे में जानते हैं। तो चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप होता है। किस चीज़ का? कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेप होता है। यह चूर्ण विहीन चट्टान होती है। चूर्ण मतलब कि आप लोग देखे होंगे खंड खंड हो जाते हैं, ठीक है। या फिर जिसको पिसा हुआ कोई चीज़ भी बोल सकते हैं, पिसी हुई चीज़, ठीक है। तो ये वो नहीं है, चूर्ण विहीन है, मतलब कि ये पिसा या फिर टुकड़ों में नहीं होता है, ठीक है। चट्टान होती है। इसका निर्माण जैविक पदार्थों अथवा रासायनिक अवक्षेप से होता है। इसमें पाया जाने वाला मुख्य खनिज कैल्साइट है। इसके अलावा क्वार्टज है और फेल्सपार है, चीका आदि खनिज पाए जाते हैं इसमें। हमारे देश में चूना पत्थर उड़ीसा में पाया जाता है, बिहार में होता है, गुजरात में पाया जाता है, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, और राजस्थान। इन सभी राज्यों में चूना पत्थर जो चट्टान है ये पाई जाती है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगली जो प्रमुख परतदार चट्टान है उसका नाम है बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर या चट्टान बालू के कणों का संयोजन से बनता है, यानी कि बालू के जो कण होते हैं, बालू आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसके जो कण होते हैं उन्हीं की ये जुड़ाव से संयोजन से बनता है। इसका निर्माण किसी भी रेत कणों से हो सकता है। जो रेत होता है, ठीक है, वो बालू हो सकती है, रेत हो सकता है, उसके ये मतलब कि जुड़ाव से या फिर संयोजन से बनता है। किंतु अधिकांश बलुआ पत्थर में क्वार्टज के कण, डोलोमाइट, आभ्रक, लोहा आदि खनिज पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर का उपयोग भवन निर्माण में किया जाता है, यानी कि जब घर वर बनवाए जाते हैं तो उसमें किया जाता है। और ध्यान से सुनेंगे, इसमें एक और पॉइंट आप लोगों के लिए है कि आपने जो दिल्ली का लाल किला देखा है, ठीक है, लाल किला देखा है, आगरा का किला देखा है, ये सब बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। ये भी मतलब कि महत्वपूर्ण ये प्रमुख प्रश्न जो है उसका एक जो परतदार चट्टान है उसके बारे में। हालांकि क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकते हैं, जिससे आ सकता है कि बलुआ पत्थर चट्टान के बारे में बताइए, ठीक है, तब भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है कागलो मरेट चट्टान। इसके बारे में जानते हैं। यह पूर्णतः जलीय उत्पत्ति की चट्टान है, मतलब कि जल से उत्पत्ति होती है इसकी। विभिन्न आकार की गुटिका का गोलास्म व जमाव कंग्लोमरेट कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन अलग से स्पेशल बहुत कम आएगा, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि ये जलीय उत्पत्ति चट्टान होती है, ठीक है। अगली जो बहुत ही प्रमुख है सैल चट्टान, परतदार चट्टान। तो मिट्टी की सबसे बारीक कण वाली परत सैल कहलाती है। ध्यान से सुनेंगे, मिट्टी की जो सबसे बारीक कण होती हैं या फिर बारीक कण वाली जो परत होती है उसको सैल चट्टान कहा जाता है। और इनके कण बहुत बारीक होते हैं, मतलब बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। इनके जुड़ने के बीच में कोई रिक्त स्थान नहीं होता है। इसमें मिट्टी के साथ क्वार्टज और फेल्सपार, कैल्साइट, डोलोमाइट तथा अन्य खनिज भी मिले रहते हैं, ठीक है। यह चट्टान कई रंगों की होती है, जिसमें भूरा, पीला, हरा एवं काला रंग जो है प्रमुख होता है। ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे चट्टानों के बारे में, और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आता हमेशा है, इसलिए जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसादी शैलों की विशेषताएं बताइए। कुछ शैल होती हैं जिसमें से अवसादी शैल है। तो अवसादी शैल की विशेषता क्या है ये आपको बताना है। तो ध्यान से सुनेंगे। पहली जो विशेषता ये है कि अवसादी शैलों में जीवाश्म तथा वनस्पति के विशेष, ठीक है, सॉरी, अवशेष पाए जाते हैं। अवसादी शैल में जीवाश्म तथा वनस्पति के क्या पाए जाते हैं? अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ये चट्टानें अवतारित होती हैं क्योंकि इनका निक्षेप परतों में होता है। दो परतों को विभाजित करने वाला तल सशस्त्र तल कहलाता है। ये दूसरी विशेषता हो गई। तीसरी है कि परतदार चट्टानें, ध्यान सुनेंगे, परतदार चट्टानें
प्रवेश या संरंध्री होती हैं, क्योंकि इनका निर्माण छोटे तथा बड़े कणों के सम्मिश्रण यानी कि जुड़ाव से या फिर मिश्रण करने से होता है, और अतः इनमें जल सरलता से प्रवेश कर सकता है, मतलब जल आसानी से जा सकता है इसमें, ठीक है, उसमें रुकेगा नहीं, जल जा सकता है। और अगली जो विशेषता है कि कोमल अवसादी शैलों में संपीड़न द्वारा हल्के मोड़ उत्पन्न हो जाते हैं। यही कारण है कि परतदार चट्टानें सामान्यतः क्षैतिज अवस्था में बहुत कम पाई जाती हैं, ठीक है। इसी तरह आप 3 से 4 विशेषताएं जो भी आपको याद रहे वो लिख दीजिएगा, ठीक है। हेल्पफुल प्रश्न ये भी कई बार आ चुका है, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है पक्का फंसेगा, भू अभिनति तथा भूफन्नति। भूफन्नत हमेशा आता है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे, और दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, लेकिन स्पेशल भूफन्नत जरूर है। तो पहले भू अभिनत के बारे में जानते हैं। उत्तर लिखेंगे कि साधारण अर्थ में भू अभिनत का तात्पर्य यानी कि मतलब है जल पूर्ण गर्त से किया जाता है। इसमें क्या होता है, जल इसमें पूर्ण गर्त से किया जाता है, जिसमें तलछट का जमाव रहता है, जिस कारण जिस कारण उसकी तली में निरंतर नीचे धंसाव बना रहता है, ठीक है, ये भी धंसाव रहता है। इसके परिणाम स्वरूप अधिक गहराई तक अवसादों का जमाव होता है। भू अभिनत लंबा, शंकरा तथा उथला जलीय भाग होती है, ठीक है, और जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ साथ तली में धंसाव होता है, मतलब कि दबदबा होता है, दब जाने का संभावना रहती है। वस्तुतः भू अभिनत की तली पर काफ़ी अधिक गहराई तक तलछट का निक्षेप होता है, और यह निक्षेप मुख्यतः नदियों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और इसकी तो डिटेल में परिभाषा हो गई, लेकिन वन लाइन में अगर भू अभिनत की परिभाषा देखी जाए तो देख लीजिए यहाँ पर वन लाइन में उत्तर लिखेंगे। भू अभिनतियों के जलीय भाग होते हैं, भू अभिनतियाँ के जलीय भाग होते हैं जिनमें लगभग निरंतर अवसाद का जमाव होता है। और दूसरी परिभाषा है भूफन्नत वे उथले जलीय भाग हैं जिनमें तलछटीय निक्षेप के साथ ही उनकी तलियाँ भी धंसती रहती हैं। और उसके बाद इसकी कुछ विशेषता एक है, ध्यान से सुन लीजिएगा, कुछ विशेषता भी है। भू अभिनतियों की निम्नलिखित विशेषताएं निम्नवत है। पहली ये है कि भूगर्भिक क्रियाओं के कारण इनके आकार प्रकार विस्तार एवं स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, और ये भूगर्भिक इतिहास के कई युगों में पाई जाती हैं, ठीक। और ज़्यादातर क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा भूफन्नत वाला, ठीक है, यही देखने को मिलता है ज़्यादातर, ये ऐसा क्वेश्चन बहुत कम आता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, मतलब दोनों का एक ही है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर यही आता है भूसन्नति, ठीक है, ये वाला बहुत कम आता है। अगला प्रश्न है कि भूकंप के बारे में जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण क्वेश्चन है। तो भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप के प्रमुख प्रकार बताइए। तो भूकंप की परिभाषा अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। जैसे कि प्रमुख विद्वान है जिनका नाम है सेलिसबरी, इन्होंने भूकंप की परिभाषा दी है कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहते हैं। यानी कि प्राकृतिक यानी कि जब भगवान की कोई ऐसी नेचुरल चीज़ें होती हैं, कुछ कारण ऐसे उत्पन्न हो जाती हैं और उस वजह से पृथ्वी जो है वो कंपन करने लगती है, मतलब हिलने लगती है, तो उस स्थिति को हम भूकंप कहेंगे। और दूसरे विद्वान जिनका नाम है स्ट्रेलर, इन्होंने कहा कि मानव के लिए धरातल के धक्के खाना या कंपन द्वारा हिलना ही भूकंप है। और अगले विद्वान है जेबी मेसलवेन, इन्होंने कहा भूकंप भूपटल का कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे अथवा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में क्षणिक ठीक है अव्यवस्था होने पर उत्पन्न होती है, ठीक है। और अगले जो विद्वान जिनका नाम है आर.एस. पवार, इन्होंने कहा कि भूकंप पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित वे धरातलीय कंपन है जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो मेरे अनुसार सिंपल सी परिभाषा और एकदम साधारण सी परिभाषा यही है कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की सतह कांपने लगती है, यानी कि पृथ्वी कँपने लगती है, हिलने लगती है, तो उस प्रोसेस को हम भूकंप कहेंगे। बस ये वाला ध्यान रखेंगे बस। अब भूकंप के प्रकार बताइए। भूकंप के कई प्रकार होते हैं जो कि मुख्य जो हैं वो 2 वर्गों में डिवाइड किए गए हैं। पहला जो है वो मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप, और दूसरा जो है प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न भूकंप। तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। पहला जो है वो मानवीय क्रियाओं से उत्पन्न भूकंप होता है। इसमें बनावटी या कृत्रिम भूकंप भी इसको कहते हैं, ठीक है, बनावटी या कृत्रिम भूकंप भी कहते हैं। किसको? मानवीय भूकंप को या फिर मानवीय
जो भूकंप होता है इसको। और ऐसे भूकंप स्थानीय प्रभाव वाले हल्के धक्कों की भांति होते हैं। भवनों के समीप स्थित रेल की पटरी से गुजर रहे एक्सप्रेस सवारी या मालगाड़ी से भी मकानों के टेबलों पर रखा सामान अपना स्थान छोड़ने लगता है। कुआं या खान खोदते समय भारी विस्फोट करने पर निकटवर्ती भाग कुछ क्षणों के लिए हल्का कंपन महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार के भूकंप बहुत हल्के होते हैं, इनसे जान माल की हानि भी नहीं होती। आणविक परीक्षण में भी ऐसा होता है। इसका कहने का मतलब आपने जब कभी देखा होगा कि ट्रेन गुजरती है, तो अगर आप उसके भाई किसी न किसी क्रॉसिंग पे आप कहेंगे तो होंगे बाइक से, 4 व्हीलर से, तो जब आप क्रॉसिंग बंद रहती तो जब ट्रेन गुजरती तो आपने देखा होगा कि वहाँ की जो ज़मीन रहती है, वो सतह रहती है, वो हल्की हल्की हिलने लगती है। ये फिर जब आपके घर के या मकान के सामने कोई रोड है, ठीक है, तो उस पर जब कोई बड़ी ट्रक वरक या फिर बड़ी कोई गाड़ी जाती है तो आपने देखा होगा कि हल्का हल्का वो हिलने लगता है, ठीक है। ये फिर मान लीजिए कि आपने देखा होगा कि कभी कभी जब कोई आप जो एक मशीन आती है ड्रिल मशीन, जब ड्रिल मशीन से आपने कभी दीवार में छेद कराया होगा तो आपने देखा होगा कि बगल वाली दीवार भी थोड़ी थोड़ी कंपन करने लगती है, ठीक है। तो ये जब सब क्या होती है, सब मानविक कृत भूकंप होते हैं, ठीक है। और इन पर कोई घटना उस तरह नहीं होती जिससे आपकी जान चली जाए, ठीक है। लेकिन जो प्राकृतिक घटना होती है इसमें जो है वो नेचुरल होती है। इसमें विविध प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं में भूतल पर कंपन होने लगता है, ठीक है। तो उसे हम प्राकृतिक आपदा कहेंगे। प्राकृतिक आपदा जो है ये बिना बताए हुए आकस्मिक होती है, ठीक है। इससे सब चीज़ की हानि है, ठीक है। जान की भी हानि है, हमारे पैसों की भी हानि है, यानी कि सब चीज़ की हानि है, ठीक, क्योंकि ये बिना बताए आती है। प्राकृतिक आपदा जो होती है, ठीक है, प्राकृतिक आपदा होती है जो कि बिना बताए आती है, भूकंप, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर जानते हैं। उत्तर लिखेंगे कि महासागरीय जल में अनेक प्रकार से गतियाँ होती हैं। जब आपने महासागर में देखा होगा या फिर नदी में देखा होगा जहाँ पर जल रहता है, तो उसमें बहुत सारी गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है, जिनमें ज्वार भाटा का अपना अलग महत्व होता है, क्योंकि इसके द्वारा सागर का समस्त जल प्रभावित होता है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण महासागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा नीचे गिरकर पीछे हटने को भाटा कहा जाता है। तो आपने जब महासागर या फिर बीच पे या फिर कहीं पर खास करके महासागर में देखा होगा, जब जल उसमें जो भरा रहता है, हमने देखा होगा जिसको कभी कभी आप लोग लहर भी बोलते हैं, ठीक है, उसको, ठीक है, लेकिन उसको ज्वार भाटा बोला जाता है। जो आपने देखा होगा कभी पानी ऐसे गया, ठीक, ऊपर उठा, उसके बाद फिर जब जब तीव्र गति से उसमें अचानक से एक प्रक्रिया होती है, गति आती है, तो गति से पानी ऐसे उठता है, ठीक है, तो उसको ज्वार कहा जाएगा। अब उठने के बाद फिर पानी नीचे तो गिरेगा ही गिरेगा, तो उसको भाटा कहा जाएगा, ठीक है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ज्वार भाटा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है कि महासागरीय निक्षेप किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे कि अवसादी पदार्थों के जमाव को निक्षेप कहा जाता है। परंतु जब पदार्थों का जमाव महासागर की तली में हो तो इन्हें महासागरीय निक्षेप कहा जाता है। महासागरीय निक्षेप असंगठित अवसादी पदार्थों से बने होते हैं। यह पदार्थ महासागर में कई स्रोतों द्वारा प्राप्त होते हैं। अतः प्राप्त स्रोतों, प्राप्त स्थल, स्वभाव, परिवहन तथा वितरण के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर महासागरीय निक्षेपों का वर्गीकरण किया जा सकता है। लेकिन आप इसी प्रकार परिभाषा लिखेंगे कि अवसादी पदार्थों के जमाव को निक्षेप कहेंगे, परंतु जब पदार्थों का जमाव महासागर की तली में होता है तो इन्हें महासागरीय निक्षेप कहते हैं, बस। अगला प्रश्न है कि महासागरीय संसाधन किसे कहते हैं, तो उत्तर लिखेंगे कि महासागरों के सतह से तली तक विद्यमान जैविक तथा अजैविक तत्वों को, जिनका उपयोग मानव अपनी आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरत की पूर्ति के लिए करता है या करेगा, सागरीय संसाधन कहलाता है। सागरीय संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका पुनः निर्माण संभव है। तो इस प्रकार लिखेंगे महासागरीय संसाधन के बारे में। और अगला जो प्रश्न है ये भी महत्वपूर्ण है, प्रवाल भित्ति किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखेंगे प्रवाल भित्ति जो है, प्रवाल महासागरों में मिलने वाली चूने की एक ऐसी चट्टान होती है जो मूंगे या कोरल पोलिप्स नामक सागरीय जीवों के कंकाल से निर्मित होती है। ध्यान सुनेंगे, मूंगे या
कोरल पोलिप्स नामक जीव होते हैं जो कि सागर में पाए जाते हैं, महासागर में पाए जाते हैं, उन्हीं के कंकाल से ये निर्मित की जाती है प्रवाल भित्ति। महासागरों में समूह में एक ही स्थान पर असंख्य मूंगें निवास करती हैं और प्रवाल एक जीव होता है जो अपने चारों ओर एक चूने का खोल बना लेता है। यह अपना भोजन सागरीय जल से प्राप्त करता है, परंतु जब एक प्रवाल मर जाता है तो उसके खोल के ऊपर, मतलब कि जब कोई प्रवाल मर गया तो उसके ऊपर का खोल जो बचा, जो भी जीव मर जाएगा तो उसके ऊपर का खोल जो बचा, उसके खोल के ऊपर दूसरा प्रवाल अपना खोल बनाने लगता है और धीरे धीरे एक एक करके अपने प्रवाल बढ़ते जाते हैं, मरते हैं, फिर वहाँ पर ठीक है दूसरा प्रवाल अपना मतलब कि खोल बनाता है। ठीक है, इसी तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, और प्रवाल बढ़ते जाते हैं तो इस क्रिया के लंबे समय में एक विस्तृत भित्ति बन जाती है जिसे हम प्रवाल भित्ति कहेंगे। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चन आंसर हम आपको बताएंगे और आने वाले दिनों में और भी क्वेश्चन आंसर वाली वीडियोज हमारी चलेंगी। तब तक के लिए इतना धीरे धीरे तैयार करिए, बाकी पूरी तरह और भी तैयारी कराई जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपका अपना ही चैनल सक्सेस हुए। और कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछे। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।